बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी। लास्ट टाइम मैंने लेक्चर कवर किया था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जिसमें मैंने ये सारा कुछ डिस्कस किया था कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो कैसे रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं उनकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो डिसऑर्डर्स होती हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड वो कौन कौन सी होती है। फिर मैंने आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा सा बताया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, और ये भी बताया था कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड, पेनक्रियास, ये मैंने बताया था। उसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि हमारे पास जब ग्लूकोज का लेवल डाउन होता है तब क्या होता है, और ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो तब क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें को मैंने डिटेल से कवर अप किया था, ब्रेन से रिलेटेड एंड स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सपोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, और ये जो टॉपिक्स मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो जो जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूंगा उनमें शामिल है एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, बोन्स, कार्टिलेजेस एंड इट्स टाइप्स, जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स, टेंडन्स एंड डिसऑर्डर ऑफ बोन्स। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे पास शामिल है किसके अंदर, सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर। तो अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि पहले एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करने से पहले स्केलेटन क्या होता है, ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ कि स्केलेटन क्या होता है, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि स्केलेटन क्या चीज़ होता है। तो स्केलेटन की बात करें कि स्केलेटन क्या चीज़ होती है, द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल। कि हमारे से पास जो स्केलेटन होता है वो एक तरह का हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक तरह का हार्ड फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, किस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अगर वो थोड़े से भी डैमेज हो जाए या थोड़ा सा भी मतलब उसमें किसी किस्म का प्रेशर पड़ जाता है तो उस दौरान ऐसे होता है कि या तो बंदा को कोई डिसऑर्डर हो जाती है। ठीक है, या बंदे को मेंटली रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो जाती है, या वो बंदा जो है उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो स्केलेटन होता है वो आपकी इन्हीं ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन की और हार्ट की, और इसी तरीके से आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं तो इनकी प्रोटेक्शन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इनकी प्रोटेक्शन कौन करता है, आपका स्केलेटन। अब स्केलेटन जो होता है वो बोन से बना होता है और कार्टिलेज से बना होता है, ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब स्केलेटन की टोटल टू टाइप्स होती हैं, एक को हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, एक्सियल स्केलेटन, और एक को हम लोग कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो स्केलेटन की टोटल टू टाइप्स होती है, एक को हम लोग एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, एक को हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। और इन्हीं दोनों को मैं पहले डिस्कस करूंगा कि एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है और उसके कौन से पार्ट्स होते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन वो स्केलेटन होता है जो कि आपकी बॉडी के मेन एक्सेस को कंट्रोल करता है, मेन मतलब मेन ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अंदर टोटल 8 बोन्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, और ये 8 बोन्स स्कल के अंदर मौजूद होती है, नेक के अंदर मौजूद होती है, कुछ बोन्स जो होती है एक्सियल स्केलेटन की वर्टेब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होती है, और कुछ जो बोन्स होती हैं वो चेस्ट के अंदर मौजूद होती है। मींस के जो आपका एक्सियल स्केलेटन है वो स्कल की प्रोटेक्शन करता है, नेक की प्रोटेक्शन करता है, वर्टेब्रल कॉलम की प्रोटेक्शन करता है और चेस्ट की प्रोटेक्शन करता है। इन रीजन्स की जो प्रोटेक्शन करता है उनको एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, इसी तरीके से वर्टेब्रल कॉलम के अंदर कितनी पेयर ऑफ बोन्स होती हैं, नेक के अंदर कितनी पेयर ऑफ बोन्स होती हैं, तो ये बारी बारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें से मैं पहले क्रेनियम की बात करूं तो क्रेनियम जो होती है वो प्रोटेक्शन करती है आपके हेड रीजन की, मींस के आपके स्कल की प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, अब क्रेनियम जो होता है वो टोटल उसके अंदर 8 बोन्स होती है, जिसमें जो 4 बोन्स होती है उनके अपने अपने नेम है। जैसे हम लोग एक को ऑक्सीपिटल कहते हैं, एक को सेफनॉइड कहते हैं, एक को इथमॉइड कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो बोन्स होती हैं, ये मेरे पास किसकी प्रोटेक्शन करती है, आपके हेड रीजन की जो प्रोटेक्शन करती है। जैसे ऑक्सीपिटल एंड सिग्मोइड जो होती है वो आपके हेड रीजन की प्रोटेक्शन करती है, मतलब आपके सर की प्रोटेक्शन करती है। एंड जो इथमॉइड बोन होती है वो आपके नोज की प्रोटेक्शन करती है। एंड बाकी की जो टू बोन का जो पेयर होता है, मतलब टोटल जो चार बोन्स रह जाती हैं, वो किसकी प्रोटेक्शन करती हैं, वो आपके ब्रेन की मेनली प्रोटेक्शन करती है। ठीक है। तो ये टोटल आपकी 8 बोन्स होती है जो कि आपकी प्रोटेक्शन करती है आपके ब्रेन की, और आपका जो हेड रीजन है मींस जो स्कल है उससे, मतलब उसके अंदर की मौजूद होती है, ताकि ब्रेन जो है उसकी क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके। क्योंकि हम लोग पिछले चैप्टर में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है। एंड हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो इसके लिए इसकी प्रोटेक्शन करना भी नेसेसरी हो जाता है। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए और कॉप करने के लिए आपका जो क्रीनियम होता है वो ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है। एंड इसके अंदर टोटल 8 बोन्स होती हैं। ये तो बात हो गई क्रीनियम की। अब फेशियल बोन्स को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फेशियल बोन्स जो आपका फेस होता है, फेस, ठीक है, वो कितनी बोन्स से मिलके बना हुआ होता है। अभी इसकी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपकी जो फेशियल बोन्स होती हैं वो टोटल बनी हुई होती हैं 14 बोन्स से। आपकी फेशियल बोन्स बनी हुई होती है, मतलब जो आपका फेस होता है वो टोटल 14 बोन्स से मिलके बना हुआ होता है। जिसमें जो 2 बोन्स होती हैं वो मेरे पास क्या बना देती, वो मेरे पास अनपेयर्ड होती है, मतलब वो जोड़े की फॉर्म में मौजूद नहीं होती। और बाकी की जो 6 बोन्स होती हैं वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। अब जो दो अनपेयर्ड बोन्स होती हैं उनके नेम है मैंडिबल एंड वोमेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है अक्सर कि कौन सा जो फिशियल बोन में कौन सी दो अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, तो इनके नेम है मैंडिबल एंड वोमन। ये एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है। उसके अलावा जो पेयर्ड बोन्स होती हैं, मतलब मैंने कहा कि टोटल मेरे पास 6 पेयर्ड ऑफ बोन्स होती हैं। तो जो 6 पेयर्ड ऑफ बोन्स है वो कौन कौन सी हैं, एक को हम लोग मैक्सिला कहते हैं, ये भी पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती है। एक को हम लोग ज़ाइगोमैटिक कहते हैं, ये भी पेयर्ड फॉर्म की मौजूद होती है। एक को हम लोग नेज़ल कहते हैं, एक को हम लोग लैक्रिनियल कहते हैं, एक को हम लोग पैलेंटाइन कहते हैं, और एक को हम लोग इंफीरियर ओचा कहते हैं। एंड ये सारी की सारी जो पेयर्ड बोन्स और अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, ये जब मिल जाती हैं तो ये आपकी फेस स्ट्रक्चर को बनाती हैं। एंड इवन कि आपके फेस के को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। तो ये आपका स्कल, जिसकी प्रोटेक्शन किससे होती थी, क्रीनियम से होती थी। और क्रीनियम जो होता था वो 8 बोन से मिलके बना हुआ होता था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि 4 बोन्स जो होती है उनके अपने नेम्स होते हैं, जैसे सिफनॉइड, और उसके अलावा इथमॉइड, और उसके अलावा फ्रंटल और ऑक्सीपिटल। और हमारे पास बाकी की जो दो पेयर ऑफ बोन्स होती थी, वो मेरे पास जो फेस की प्रोटेक्शन होती थी, मतलब स्कल की जो प्रोटेक्शन होती थी वो कर रही थी। फिर मैंने नेक्स्ट जो डिस्कस किया वो फेशियल बोन्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने ये देख लिया कि जो फेशियल बोन्स होती हैं वो 14 मतलब बोन्स से मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है। और जिसमें हमारे पास जो 4 पेयर ऑफ बोन्स होती है, मतलब 2 अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, और बाकी जो बोन्स होती हैं वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। और उनके नेम भी मैंने इधर मेंशन किए हुए हैं, जैसे एक को मैंडिबल कहते हैं, एक को वोमेर कहते हैं। और जो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती है, एक का ज़ाइगोमैटिक नेम है, एक को नेज़ल कहते हैं, एक को लेक्रिनियल, एक को पैलेंटाइन एंड एक को इंफीरियर कोचा। तो इस तरीके से ये पूरे की 14 बोन्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलती हैं एंड आपके फेस का स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। तो आपका जो एक्सियल स्केलेटन होता है वो टोटल 2 पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। एक हमारे पास क्रेनियम से बना हुआ होता है, क्रेनियम आपके हेड रीजन की प्रोटेक्शन करता है, और एक आपके फेशियल बोन्स से मिलके बना हुआ होता है जो कि आपकी फेस की प्रोटेक्शन करता है। तो ये टोटल आपकी एक्सियल स्केलेटन को मैंने कवर कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्केलेटन को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये तो बात हो गई हेड रीजन की प्रोटेक्शन की एंड अपर रीजन की प्रोटेक्शन की, मतलब जिसमें आपका फेस आ जाता है और आपका हेड आ जाता है। अब हम लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी डिस्कस करेंगे। एक्सियल स्केलेटन के मजीद भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको डिस्कस करना जरूरी है। स्कल को और फेशियल बोन्स को तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक्सियल स्केलेटन के कुछ और भी पार्ट्स होते हैं जिनको मैंने मेंशन करना भूल गया था, तो उनकी भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज और स्टर्नम, मिडल ईयर और नेक बोन। तो थोड़ा थोड़ा इनको भी ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी पेयर ऑफ बोन्स होती है, रिब केज के अंदर और स्टर्नम के अंदर कितनी पेयर ऑफ बोन्स होती है और किन की प्रोटेक्शन करती हैं।
उसके अलावा मिडल ईयर के अंदर कितनी बोन्स होती हैं और नेक बोन के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो इनको भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, शुरू करते हैं वर्टेब्रल कॉलम से। तो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर कितनी पेयर ऑफ बोन्स होती है, अब यही मैं डिस्कस करूंगा। जैसे कि वर्टेब्रल कॉलम हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। अब वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो 33 पेयर ऑफ बोन से बना हुआ होता है। अब वर्टेब्रल कॉलम जो होता है वो मेनली आपके स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो उसमें आपका स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, और स्पाइनल कॉर्ड की जो प्रोटेक्शन करता है वो आपका वर्टेब्रल कॉलम होता है, जो कि 33 पेयर ऑफ बोन से बना हुआ होता है। अब ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है और इसमें हर एक रीजन का अपना अपना स्पेसिफिक नेम है। जैसे ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं सर्वाइकल वर्टेब्रा। ये जो दूसरे नंबर पे ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं थोरैसिक वर्टेब्रा। फिर उसके बाद आता है लंबर वर्टेब्रा, फिर उसके बाद आता है सैक्रम, फिर उसके बाद आता है कोकेक्स। अच्छा, अब सर्वाइकल वर्टेब्रा की बात करें तो सर्वाइकल वर्टेब्रा के अंदर 7 बोन्स मौजूद होती हैं। इसी तरीके से अगर थोरैसिक वर्टेब्रा की बात करें तो थोरैसिक वर्टेब्रा के अंदर 12 बोन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग लंबर वर्टेब्रा की बात करें तो लंबर वर्टेब्रा के अंदर 5 बोन्स मौजूद होती हैं। अच्छा, सैक्रम वर्टेब्रा की बात करें तो सैक्रम वर्टेब्रा के अंदर भी मेरे पास 5 बोन्स होती हैं, एंड कॉकेक्स वर्टेब्रा की बात करें तो उसके अंदर 4 बोन्स होती हैं। तो इस तरीके से टोटल मेरे पास एक वर्टेब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स मौजूद होती हैं, और ये 33 बोन्स जो होती हैं ये आपके स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करती है। अच्छा, ये तो बात हो गई वर्टेब्रल कॉलम की। अब बात कर लेते हैं रिबकेज की। तो रिबकेज की बात करें तो रिबकेज जो होती है तो 12 पेयर ऑफ बोन से बनी हुई होती है, तो मतलब एक रिबकेज के अंदर टोटल 24 बोन्स मौजूद होती हैं। एंड रिबकेज जो होता है वो मेनली आपके स्मूथ ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है, जैसे आपके इंटरनल ऑर्गन्स हो गए, जैसे आपका हार्ट हो गया, आपका लिवर हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, आपकी किडनीज, लंग्स, ये सारे की जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनकी कौन प्रोटेक्शन करता है? इनकी प्रोटेक्शन आपका रिबकेज करता है, जो कि 12 पेयर ऑफ बोन से बना हुआ होता है, और एक रिबकेज के अंदर टोटल 24 बोन्स मौजूद होती हैं। अब ये रिबकेज में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रिबकेज मैंने बनाया है, तो इधर आप देख सकते हैं ये जो सेंटर में बिल्कुल जो एक लार्ज बोन है इसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, और इसको हम लोग चेस्ट बोन को भी कहते हैं, मतलब ये मेनली लोकेटेड होती है चेस्ट कैविटी के अंदर, ठीक है, तो इसको स्टर्नम कहा जाता है। और स्टर्नम के इर्द गिर्द हमारे पास बहुत सारी बोन्स मौजूद होती हैं, और ये एक किस्म का केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम लोग रिबकेज कहते हैं। एंड रिबकेज आपके हार्ट की, आपके लिवर, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया कि रिबकेज के अंदर 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं। रिब जो होती है वो अटैच होती है डोर्सल साइड ऑफ द थोरैसिक वर्टेब्रा। मैंने अभी पढ़ाया था वर्टेब्रल कॉलम, और वर्टेब्रल कॉलम में एक रीजन होता है जिसको थोरैसिक वर्टेब्रा कहते हैं। अब थोरैसिक वर्टेब्रा मेनली थोरैसिक कैविटी की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब थोरैसिक मतलब थोरैसिक वर्टेब्रा का जो बैक साइड होता है ना, उधर आपकी जो रिब्स होती हैं वो क्या होती हैं? अटैच। अच्छा, रिब्स जो होती हैं वो टोटल 12 पेयर होती हैं। अपर की जो दो, ये जो अपर की जो मेरे पास हैं सारी की सारी जो 10 है मेरे पास, ये पेयर्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, मतलब जोड़े की फॉर्म में मौजूद होती हैं, और इनको हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। और बाकी की जो 2 रिब्स होती हैं जो कि नीचे होती हैं बिल्कुल, इनको कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स, और ये अनपेयर्ड फॉर्म में मौजूद होती हैं। तो इस तरीके से टोटल आपकी तकरीबन 24 बोन होती हैं एक रिब केज के अंदर, ठीक है, एंड 12 पेयर ऑफ की फॉर्म में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो रिब केज जो होता है वो मेनली आपकी प्रोटेक्शन करता है हार्ट, लंग्स, किडनी, इन जितनी भी ऑर्गन्स है इनकी प्रोटेक्शन आपका रिब केज करता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेक बोन की एंड मिडल ईयर की, तो उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं कि वो क्या होता है। अच्छा, अब मिडल ईयर की बात करें तो मिडल ईयर जो होता है वो टोटल 3 बोन से मिलकर बना हुआ होता है, और उनको हम लोग ओसिकल्स कहते हैं कलेक्टिवली। और हमारे पास इन बोन्स के क्या नेम है? मेलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो गर्दन जो होती है वो टोटल एक हड्डी से बनी हुई होती है, बड़ी हड्डी से, जिसको हम लोग कहते हैं हायोइड बोन। तो ये जितनी भी पार्ट्स थे ये सब के सब एक्सियल स्केलेटन में इन्वॉल्व थे, जैसे कि आपका वर्टेब्रल कॉलम, आपका स्कल, आपका रिब केज, आपकी नेक बोन एंड आपका मिडल ईयर। तो ये मैंने डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे हैं
वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये तो बात हो गई एक्सियल स्केलेटन की। एक्सियल स्केलेटन इन पार्ट से पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो मिडल ईयर आपके का ईयर्स की प्रोटेक्शन करता है, और जो हायोइड बोन होती है वो आपकी नेक रीजन की प्रोटेक्शन करता है, एंड नेक को मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करें कि अपेंडिकुलर स्केलेटन के वो कौन कौन से पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पेक्टोरल ग्रिडल की, तो पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है वो आपके शोल्डर्स की प्रोटेक्शन करता है। मतलब आपका जो शोल्डर वाले जो रीजन होते हैं ना, इनकी प्रोटेक्शन जो है वो आपका पेक्टोरल ग्रिडल करता है। अब पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है वो मेरे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन बाय द वे हमारे पास टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक ग्रिडल्स और एक लिम्स। अब ग्रिडल्स की भी दो टाइप्स होती हैं, एंड ग्रिडल जो होते हैं वो मेनली शोल्डर रीजन की प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, अब ग्रिडल की भी टू टाइप्स होती है, एक को हम लोग पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं और एक को हम लोग पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। अब पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है वो आपकी लिम्स को वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच करवाता है, मींस कि आपके शोल्डर्स को वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच कराता है। और इसके अंदर दो बोन्स होती है जिनको हम लोग कॉक्सल बोन्स कहते हैं, और ये मेनली सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका जो शोल्डर रीजन है उसको। मतलब शोल्डर जो होते हैं वो आपके इसके थ्रू क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ये पेक्टोरल ग्लिडर के थ्रू ही मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो पेक्टोरल ग्लिडर होता है उसको मजीद दो नेम भी दिए गए हैं, मतलब इधर दो और बोन्स भी मौजूद होती हैं, इनकी नेम है मेरे पास स्कैपुला एंड कैल्विकी। तो ये जैसे कि मैंने बताया कि आपका जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है उसकी टोटल टू बोन्स होती हैं जिनके नेम है स्कैपुला एंड कैल्विकी। तो ये मेनली आपके जो शोल्डर रीजन होता है उसकी प्रोटेक्शन करने में इन्वॉल्व होते हैं, आपका जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है। अच्छा, अगर इसके मैं डायग्राम की बात करूं तो इसका मैं डायग्राम भी आपको शो कर देता हूं कि ये कैसे होता है। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये मेरे पास आपका शोल्डर है, और आपका शोल्डर जो होता है वो टू बोन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये मेरे पास इस नीचे वाली जो बोन, इस जो लोअर रीजन वाली जो बोन है इसको स्कैपुला कहा जाता है, और जो अपर रीजन वाली बोन है इसको क्लेविकल कहा जाता है। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स किसके होते हैं, पेक्टोरल ग्रिडल के पार्ट्स होते हैं। तो मीन्स के पेक्टोरल ग्रिडल जो होता है वो मेनली आपके किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके शोल्डर रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं पेल्विक ग्रिडल की, तो उसको भी देख लेते हैं कि वो किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये है आपका पेक्टोरल ग्रिडल। ठीक है, अब ये जो पेक्टोरल ग्रिडल होता है ये मेनली आपके पेल्विक रीजन की प्रोटेक्शन करता है, मतलब आपकी बॉडी का जो लोअर रीजन होता है उसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। और ये आपके बॉडी के जो पेल्विक रीजन होता है उसको किसके साथ अटैच करता है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच करता है। अब ये जो आपको सेंटर वाला पार्ट नजर आ रहा है, मतलब पेल्विक ग्रिडल का, इसको स्कम कहते हैं, और इसके जो साइड वाले पोर्शंस आपको नजर आ रहे हैं इनको इलियम कहते हैं। और ये वाला जो रीजन है, ये इसके बिल्कुल सेंटर में एक लोब मौजूद होता है जिसको स्कम कहा जाता है। तो ये जो आपका पेल्विक ग्रिडल होता है ये मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपके लोअर रीजन को, आपकी बॉडी के लोअर रीजन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास इसके अलावा आपके पेक्टोरल ग्रिडल के अंदर और भी पार्ट्स आ जाते हैं। अब बारी बारी उनको भी डिस्कस करते हैं कि कौन सी चीज़ आती है। ये तो बात हो गई आपकी पेक्टोरल ग्रिडल की, जो कि मतलब ग्रिडल्स की, जो कि दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक को हम लोग पेक्टोरल ग्रिडल कहते हैं जो कि आपके शोल्डर की साइड की प्रोटेक्शन करता है, और एक को हम लोग पेल्विक ग्रिडल को कहते हैं जो कि आपका पेल्विक रीजन जो होता है उसकी प्रोटेक्शन करता है, उसको मूवमेंट देने में, सपोर्ट देने में इन्वॉल्व होता है। तो ये तो ग्रिडल्स की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं लिम्स की, क्योंकि आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन मैंने शुरू में ही बताया था कि टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक हमारे पास ग्रिडल, एक हो गया लिम्फ। ग्रिडल तो मैंने डिस्कस कर दिया, अब आ जाते हैं लिम्स पे कि लिम्स किससे बने हुए होते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके लिम्स के बारे में, तो लिम्स जो होती हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक को फोर लिम्स कहते हैं, एक को हैंड लिम्स कहते हैं। अब फोर लिम्स जो होते हैं वो मेनली प्रोटेक्शन करते हैं आपकी फोर आर्म की, आपकी जो मतलब आपका जो आर्म हो गया उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपका जो आर्म का सारा रीजन होता है जिसमें आपकी फिंगर्स भी आ जाती है, आपके हैंड्स की फिंगर, आपका हैंड, वो सारा का सारा जो होता है वो किससे बना होता है, मेरे पास फोर लिम्स से मिलके बना हुआ होता है। अब फोर लिम्स के अंदर टोटल जो होती हैं वो सिक्स बोन्स होती हैं, तीन एक आर्म में होती है और तीन दूसरे आर्म में होती हैं।
अब हमारे पास दोनों हाथों में टोटल जो होती हैं वो 54 बोन्स होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मतलब टोटल मतलब मेरे इस हैंड में और मेरे इस हैंड में टोटल मेरे दोनों हैंड जो होते हैं वो बने होते हैं 54 बोन से मिलकर। अब मेरे इस हैंड में 27 बोन्स होती है और इस हैंड में मेरी 27 बोन्स होती हैं, तो टोटल इतनी होती हैं मेरे पास 54 बोन्स। अच्छा, ये तो बात हो गई मेरे पास बोन्स की कि आपके दोनों हाथों में कितनी बोन्स होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक फोर लिम्ब के अंदर मुख्तलिफ बोन्स होती हैं। जैसे ये आपको बड़ी जो एक लार्ज बोन नज़र आ रही है इसको ह्यूमरस कहते हैं और ये एक ही मौजूद होती है। इसके अलावा आपको ये जो दो बोन्स नज़र आ रही हैं इनको कहा जाता है रेडियस और ये भी हमारे पास एक मौजूद होती है। उसके अलावा इसके अंदर एक अल्ना बोन मौजूद होती है। एक 8 जो होती हैं, ये जो रीजन नज़र आ रहा है इसको कहते हैं कार्पल्स, ये टोटल 8 होती हैं। एंड 5 जो होती हैं इनको क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स कहते हैं। एंड 14 जो होती हैं, ये जो आपके फिंगर्स के अंदर बोन्स मौजूद होती हैं छोटी छोटी, इनको क्या कहते हैं, फेलेंजेस। तो इस तरीके से आपके जो हैंड होते हैं उनके अंदर टोटल जो होती हैं वो एक हैंड के अंदर टोटल मेरे पास 27 बोन्स होती हैं और दोनों हाथों की बात करूं तो टोटल मेरे पास 54 बोन्स होती हैं। और ये 54 बोन्स जो होती हैं ये आपके दोनों हाथों को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती हैं एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है और इसी के थ्रू आपके हैंड्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई आपके फोर लिम्स की। अब आ जाते हैं हैंड लिम्ब पे कि हैंड लिम्ब कहाँ पर मौजूद होता है। तो बात करें आपके हैंड लिम्ब की, तो हैंड लिम्ब जो होता है वो मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपकी लेग्स को, आपकी जो फीट होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब आपकी जो लेग्स होते हैं टोटल उनके अंदर 8 बोन्स मौजूद होती हैं और आपका जो पूरा का पूरा पाँव होता है वो बना हुआ होता है 52 बोन से। मतलब 26 बोन जो होंगी वो आपके एक पाँव के अंदर मौजूद होगी और 26 बोन जो होंगी वो आपके दूसरे पाँव के अंदर मौजूद होगी। तो इट मीन्स कि आपके दोनों के दोनों पाँव जो होते हैं वो टोटल 52 बोन से बने हुए होते हैं और एक पाँव में 26 बोन होती हैं। अब हमारे पास एक हैंड लिम्ब में मतलब आपके पाँव में एक फ्यूमर होती है, ठीक है। इधर मैंने एक डायग्राम बनाया तो इसमें ये जो आपको ये वाला जो रीजन नजर आ रहा है इधर से लेकर कोडोसाइल तक, इसको कहते हैं फ्यूमर। तो एक फ्यूमर होती है, एक मेरे पास ये वाला जो नीचे वाला रोअर रीजन नजर आ रहा है इसको टिबिया कहा जाता है। तो एक टिबिया मौजूद होती है, एक फिब्यूला मौजूद होती है, एक 8 टार्सल्स होते हैं। ये जो ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा है जो कि आपके पाँव की की जो फिंगर्स होती हैं उनके अंदर ये मौजूद होते हैं। 8 मेरे पास टार्सल्स मौजूद होते हैं, 5 मेरे पास मेटाटार्सल्स मौजूद होते हैं और 14 मेरे पास फेलिंजेस होते हैं। तो टोटल मेरे पास ये बोन्स हो गई 52 बोन्स होती हैं टोटल, और 26 बोन्स जो होती हैं वो आपके एक पाँव के अंदर मौजूद होती हैं। तो ये तो बात हो गई आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन की, ठीक है, जो कि आपके ग्रिडल से एंड लिम्ब से बना हुआ था। ग्रिडल की मैंने दो टाइप्स बताई थी, एक पेल्विक ग्रिडल और एक पेक्टोरल ग्रिडल। और इसी तरीके से लिम्ब्स की भी मैंने दो टाइप्स बताई हैं, एक को हम लोग फोर लिम्ब कहते हैं, एक को हम लोग हैंड लिम्ब कहते हैं। फोर लिम्ब जो होता है वो आपके आर्म्स की प्रोटेक्शन, आपकी हैंड्स की प्रोटेक्शन करता है और हैंड लिम्ब जो होता है वो आपकी लेग्स की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो बोन्स होती हैं और कार्टिलेज होते हैं उनके दरमियान क्या फ़र्क होता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। तो बोन्स एंड कार्टिलेज में फ़र्क क्या होता है इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास पहले बोन्स की बात करूँ तो बोन्स जो होती हैं वो मेरे पास हार्ड टिश्यू से बल्कि बनी हुई होती है। मतलब आपकी बोन जो होती है वो हार्ड होती है, सख्त होती है, ठीक है, कार्टिलेज के मुकाबले में। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। बोन जो होती है वो टफ होती है, मजबूत होती है और नॉन फ्लेक्सिबल होती है। मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, लचकीलापन उसके अंदर नहीं होता। मतलब बोन को आप सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी बोन्स होती हैं वो उसका जो आउटर रीजन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट बोन। आपकी जो बोन का आउटर रीजन होता है उसको कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं और आपकी बोन का जो इनर रीजन होता है उसको, वो सॉफ्ट होता है और पोरस होता है और उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जी बोन कहते हैं। जैसे ये आपकी बोन है, लेट सपोज ये मेरे पास बोन है, आपकी बोन का जो आउटर रीजन है
उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट, और आपकी बोन का जो इनर रीजन है उसको क्या कहते हैं, स्पॉन्जी। तो आपकी बोन जो होती है वो कार्टिलेज के मुकाबले में सख्त होती है, आपकी बोन जो होती है वो कार्टिलेज के मुकाबले में नॉन फ्लेक्सिबल होती है, आपकी बोन का जो आउटर रीजन होता है उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं, और आपकी बोन का जो इनर रीजन है उसको स्पॉन्जी कहते हैं। और आपकी जो बोन होती है वो टफ होती है कार्टिलेज के मुकाबले में। जैसे एग्जांपल्स, आपकी बोन्स की एग्जांपल्स होती हैं, फ्यूमर हो गई, ह्यूमरस हो गई, और मेरे पास टिबिया हो गई। दूसरी बात, जो आपकी बोन्स होती है वो मेनली बनी हुई होती है कैल्शियम फॉस्फेट से, एंड एक दूसरी चीज से मतलब कुछ सेल से बनी होती है जिनको हम लोग ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ये तो आपकी बोन की बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं आपका कार्टिलेज। अब कार्टिलेज जो होता है वो बोन के मुकाबले में सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कार्टिलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स के उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और कार्टिलेज जो होते हैं वो किससे बना हुआ होता है, कोलेजन फाइबर से मिलके बना हुआ होता है। अब जैसे बोन मेरे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जिसको ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, वैसे कार्टिलेज भी आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं जिसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। अब कॉन्ड्रोसाइट्स के दरमियान एक तरह का फ्लूइड मौजूद होता है जिसको कहते हैं ल्यूकाना। जो आपका कॉन्ड्रोसाइट है उनके दरमियान एक स्पेस मौजूद होता है जहां पर एक फ्लूइड होता है जिसको ल्यूकाना कहा जाता है। अब कार्टिलेज जो होता है वो मेरे पास एक ही डायरेक्शन में ग्रो होती है। आप कार्टिलेज की एग्जांपल जैसे आपकी नोज हो गई, आपकी ट्रैकिया हो गई, आपकी उसके अलावा आपकी एसोफेगस हो गई, ये सब की सब मेरे पास किससे बनी होती है, ये सब के सब मेरे पास कार्टिलेज से बने हुए होते हैं। तो बोन के दरमियान एंड कार्टिलेज के दरमियान ये फर्क होता है। आपकी बोन जो होती है वो सख्त होती है, हार्ड होती है, आसानी से टूटती नहीं है, ठीक है, एंड उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी मेरे पास नहीं होती। लेकिन आपकी कार्टिलेज जो होती है वो सॉफ्ट होती है, नरम होती है, और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, एंड कार्टिलेज जो होती है वो बोन के मुकाबले में इतनी टफ नहीं होती। ठीक है, तो ये फर्क था बोन्स एंड कार्टिलेज में जो कि अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको कार्टिलेज की टाइप्स बताया, मतलब कार्टिलेज के बारे में डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं कि कार्टिलेज की कितनी टाइप्स होती है। तो कार्टिलेज की टोटल 3 टाइप्स होती हैं। एक को हम लोग इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं। तो कार्टिलेज की टोटल 3 टाइप्स होती है। एक को हम लोग इलास्टिक कार्टिलेज कहते हैं, एक को हम लोग हेलेन कार्टिलेज कहते हैं, और एक को फाइब्रस कार्टिलेज कहते हैं। अब बारी बारी थोड़ा सा एक एक को डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, हेलेन कार्टिलेज क्या होता है, एंड फाइब्रस कार्टिलेज क्या होता है। अब इसमें से अगर मैं बात करूं इलास्टिक कार्टिलेज की, तो इलास्टिक कार्टिलेज जो होते हैं उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हेलेन कार्टिलेज के साथ सिमिलर होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। हेलेन कार्टिलेज के मुकाबले में इलास्टिसिटी भी होती है इनमें, किसकी वजह से, इलास्टिक फाइबर्स होने की वजह से। और इसकी एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ईयर की बोन्स हो गई और आपकी की एपिग्लॉटिस की बोन्स हो गई, ये आपकी किससे बनी होती है, इलास्टिक कार्टिलेज से बनी हुई होती है। अगर उसके बाद मैं हेलाइन कार्टिलेज की बात करूं तो उसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं कि हेलाइन कार्टिलेज किससे बना होता है। अगर बात करें हम लोग हेलाइन कार्टिलेज की, तो हेलाइन कार्टिलेज में मेरे पास स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, ये मेनली किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी किसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, आपकी नोक्स को, लेरिंग्स को, ट्रैकिया को और ब्रोंकी को। ये जो आपके एयर पैसेजवे के पार्ट्स होते हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो हेलाइन कार्टिलेज होता है उसके अंदर इलास्टिसिटी भी मौजूद होती है। अच्छा, नेक्स्ट है मेरे पास फाइब्रस कार्टिलेज। अब बात करें फाइब्रस कार्टिलेज की, तो फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है वो बहुत टफ होता है हेलाइन कार्टिलेज के मुकाबले में, और लेस फ्लेक्सिबल होता है हेलाइन कार्टिलेज के मुकाबले में। अब इसके अंदर जो होते हैं लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर होते हैं, और ये मेनली कहाँ पर मौजूद होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर मौजूद होती है। मतलब आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम की जो डिस्क होती हैं मेरे पास, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम की क्या है, डिस्क हैं, ठीक है, इनको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम डिस्क। अब इनके दरमियान आपका क्या, इनके दरमियान एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इस तरीके से। इन वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको वर्टिब्रल इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं ये
किससे बनी होती है, फाइब्रस कार्टिलेज से बनी हुई होती है। एंड फाइब्रस कार्टिलेज जो होती है वो हेलाइट कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज के मुकाबले में बहुत टफ होती है, लेस फ्लेक्सिबल होती है। लेस फ्लेक्सिबल क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम अमाउंट में कोलेजन फाइबर मौजूद होती है। और ये मतलब आपकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स होती हैं ये किससे बनी होती हैं, ये आपकी फाइब्रस कार्टिलेज से बनी हुई होती है। तो ये कार्टिलेज की 3 टाइप्स थी मेरे पास। तो ये तो बात हो गई कार्टिलेज की, कार्टिलेज क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स होती है कार्टिलेज की। अब नेक्स्ट भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं जॉइंट्स। ठीक है, अब जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स मेरे पास एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब जॉइंट्स के थ्रू ही आपकी एक बोन जो होती है वो दूसरे बोन के साथ जॉइंट होती है। जैसे इधर एग्जांपल देखें, इधर आपकी ये एक बोन है और ये दूसरी बोन है। ठीक है, अब इनके दरमियान आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके दरमियान जॉइंट मौजूद है जिसके जरिए ये वाली बोन जो है वो इस बोन के साथ क्या हुई है, कनेक्ट हुई है। तो मतलब जॉइंट आपका वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू की वो टाइप होती है जिसके जरिए एक बोन जो होती है वो दूसरे बोन के साथ क्या होती है, जॉइन होती है। अब हमारे पास जॉइंट्स की भी टाइप्स होती हैं, उन्हीं टाइप्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो जॉइंट्स की कुछ टाइप्स है उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। जैसे मेरे पास इमूवेबल जॉइंट्स हो गए, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स हो गए, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हो गए, हिंज जॉइंट्स हो गए और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हो गए। अब इमूवेबल जॉइंट्स नाम से ही जाहिर है कि इमूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि बोन को बिल्कुल ही मूवमेंट करने नहीं देते। ठीक है, जैसे कि आपकी क्रीनियम की जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करती, जो आपके स्कल रीजन में मौजूद होती हैं। इसके अलावा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो कि थोड़ी बहुत मूवमेंट कर सकती है, मतलब वो जॉइंट्स होते हैं जो कि बोन्स को अलाउ करती है थोड़ी मूवमेंट के लिए। जैसे आपकी जो रिब केज की जो बोन्स होती हैं वो अलाउ, मतलब वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स में आती हैं, वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर सकती हैं। अगर मैं बात करूं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं एक खास डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में। अब हमारे पास फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी दो पार्ट्स पर मजीद डिवाइड होता है, एक को हिंज जॉइंट्स कहते हैं और एक को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहते हैं। हिंज जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि टू डायरेक्शंस में मूवमेंट करते हैं। जैसे आपके हैंड की जो जॉइंट्स हो गए, आपका हैंड जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, वन इज कॉन्ट्रैक्ट, अदर वन इज रिलैक्सेशन। ठीक है, और इसके अंदर आपके मसल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि बाइसेप्स हो गए और ट्राइसेप्स हो गए, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके नेक्स्ट जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि तमाम डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी हिप्स की जॉइंट्स हो गए, शोल्डर की जॉइंट्स हो गए, ये ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो ये आपका था जॉइंट, और हर एक मैंने सारी डिटेल के साथ डिस्कस कर दिया कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं, हैंड जॉइंट्स क्या होते हैं, मूवेबल और इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं। तो मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि लिटिल मूवमेंट करते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं करते। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स वो होते हैं जो कि हमारे पास ऑल डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। हिंज जॉइंट्स वो होते हैं जो कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टू डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो ये तो जॉइंट्स की टाइप्स हो गई। अब नेक्स्ट कुछ चीजें डिस्कस कर देता हूँ, वो भी थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिगामेंट्स की, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स की बात करें तो टेंडेंस हमारे पास एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि हमारे पास मसल को किसके साथ अटैच करता है, बोन्स के साथ अटैच करता है टू डिफरेंट पॉइंट्स पर, ओरिजिन पॉइंट एंड इंसर्शन पॉइंट पर इनको क्या करता है, अटैच करता है। अब इंसर्शन पॉइंट जो होता है और ओरिजिन पॉइंट जो होता है, इनके दरमियान फर्क ये होता है कि जो इंसर्शन पॉइंट होता है वो मसल को इमूवेबल जॉइंट के साथ अटैच करता है। ठीक है, इमूवेबल जॉइंट को किसके साथ अटैच करता है, मसल्स के साथ अटैच करता है। उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, मतलब इमूवेबल जॉइंट के साथ जब मेरे पास मसल अटैच होगा तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। और अगर मूवेबल जॉइंट के साथ मेरे पास मसल अटैच होगा तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इंसर्शन पॉइंट कहेंगे। तो ये दोनों में फर्क होता है। ठीक है, मतलब मसल को दो पॉइंट्स पर मेनली अटैच करवाता है, या तो ओरिजिन पॉइंट पे या तो इंसर्शन पॉइंट पे। इन ओरिजिन पॉइंट के केस में हमारे पास मसल जो होगा वो इमूवेबल जॉइंट के साथ अटैच होगा, और इंसर्शन पॉइंट पे हमारे
पास जो मसल होगा वो हमारे पास मूवेबल जॉइंट के साथ अटैच होगा। अब लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स हमारे पास एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि बोन्स को आपस में होल्ड करने का काम करता है। इनको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। अब लिगामेंट जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर ज्यादा होती है, ठीक है, तो बैंड्स की फॉर्म में। तो ये ज्यादातर पूछा जाता है कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में क्या फर्क है। तो दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। एक मसल जो होता है वो बोन्स के साथ अटैच करता है और दूसरा जो होता है वो मसल को जॉइंट्स के साथ अटैच करता है। अब बोन्स के साथ कहाँ कहाँ पर अटैच करता है? दो पॉइंट्स पर अटैच करता है। एक को ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, एक को इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मसल जो होता है वो मेरे पास इमूवेबल जॉइंट के साथ अटैच होता है, और इंसर्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर मसल जो होता है वो मूवेबल जॉइंट के साथ अटैच होता है। अगर लिगामेंट्स की बात करें तो लिगामेंट्स कनेक्टिव टिश्यू होता है जैसे कि टेंडन होता है, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि हमारे पास जो बोन होती है वो मेरे पास जॉइंट्स के साथ अटैच होती है और हमारे पास ये फ्लेक्सिबल होते हैं। किसकी फॉर्म में? बैंड्स की फॉर्म में। तो ये था आपका लिगामेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मसल्स। ठीक है, मसल्स क्या होते हैं और उनकी कितनी टाइप्स होती हैं मेरे पास। अब मसल्स क्या होते हैं? मसल्स हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं ताकि हमारी बॉडी जो हो वो मूवमेंट कर सके या हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हो उनको मूवमेंट प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये जो आपकी बॉडी मूवमेंट करती है ये किसकी वजह से करती है? मसल्स की वजह से करती है, बिकॉज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। अब मसल की भी तीन टाइप्स होती है, एक को हम लोग स्केलेटल मसल कहते हैं, एक को हम लोग स्मूथ मसल कहते हैं और एक को हम लोग कार्डिक मसल कहते हैं। अब स्केलेटल मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम की मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आपका जो स्केलेटल सिस्टम, जैसे आपकी आर्म्स हो गई, आपकी लेग्स हो गई, आपके हैंड्स हो गए, आपकी फिंगर्स हो गई, ये जितने भी मसल्स होते हैं ये सब के सब क्या कहलाते हैं? स्केलेटल मसल्स कहलाते हैं। मतलब जो आपके स्केलेटल मसल्स होंगे वो आपकी इन रीजन्स को क्या कर प्रोवाइड करेंगे? मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आपके हैंड्स को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हैंड्स को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड रिलैक्स होंगे। उसके अलावा आपकी लेग्स को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा आपकी नेक को भी मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके अलावा आपकी फिंगर्स को मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये जो जितने भी मसल्स होते हैं, बाइसेप्स हो गए, ट्राइसेप्स हो गए, ये सब के सब स्केलेटल मसल में आते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड रिलैक्स होते हैं एंड आपके हाथों को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, आपकी लेग्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, नेक को एंड फिंगर्स को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर बात करूं स्मूथ मसल की तो स्मूथ मसल्स उनको मूवमेंट प्रोवाइड करता है जो कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि आपका स्मूथ मसल जो होते हैं वो आपके उन ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होता है। जैसे आपके लंग्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तब गैसेस एक्सचेंज होती है। उसके अलावा आपकी पैंक्रियाज हो गया, आपका लेवर हो गया, आपका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। तो ये सारे के सारे पार्ट जो होते हैं ये स्मूथ मसल से मिलके बने हुए होते हैं जो कि लंग्स, जिसके जरिए लंग्स, पैनक्रियास, लिवर और स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह जो है मूवमेंट करते हैं। कार्डिक मसल की बात करूं तो आपका जो हार्ट होता है, सिर्फ हार्ट जो होता है वो मेनली बना होता है कार्डिक मसल के से, और हार्ट जो होता है वो इसी के जरिए, कार्डिक मसल के जरिए ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से क्या होती है? सर्कुलेशन होती है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये तीन मसल से आपका मेनली क्या बना होता है? आपका मतलब मसल्स बने होते हैं। मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये तीन तरह के मसल्स मौजूद होते हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। आपके हैंड्स, लेग्स, फिंगर्स, ये सब के सब स्केलेटल मसल से बने होते हैं। आपकी जो लंग्स हो गई, पेनक्रियाज हो गए, लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ये स्मूथ मसल से बने होते हैं। और आपके जो हार्ट होता है ये कार्डिक मसल से बना होता है। तो ये पार्ट्स जो होते हैं ये स्केलेटल मसल के थ्रू मूवमेंट करते हैं, ये पार्ट जो है ये स्मूथ मसल के थ्रू मूवमेंट करते हैं, ये पार्ट जो है ये कार्डिक मसल के थ्रू मूवमेंट करता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसऑर्डर्स के बारे में। ठीक है, ये तो मैंने आपको मसल्स भी बता दिया, जॉइंट्स भी बता दिए, टाइप ऑफ जॉइंट्स, टाइप्स ऑफ मसल्स थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफली डिस्कस कर दिया। अब बात करते हैं हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ बोन्स के बारे में। अच्छा, पहले
डिसऑर्डर की बात करें, बोन के डिसऑर्डर की, तो मेरे पास है ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बोन्स जो होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाती है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब इसके कॉजेज की बात करें तो इसके दो मेजर कॉजेज हैं। या तो बंदा जो है या कोई पर्सन जो है वो कैल्शियम जो होता है वो डाइट पे कब ले रहा हो, तब हमारे पास ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कैल्शियम जो होता है उसका आपकी बोन्स के अंदर अच्छा खासा रोल होता है। तो या तो वो अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम कम ले रहा हो तो तब यह हो सकता है, या तो डीमिनरलाइजेशन की वजह से। डीमिनरलाइजेशन का मतलब जो है बोन्स, मतलब जो कैल्शियम है वो बोन्स के बजाय ब्लड में डिपॉजिट हो रहा हो। अगर बोन्स के बजाय जो कैल्शियम है वो ब्लड में डिपॉजिट हो रहा हो, तो ये कंडीशन अगर बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग रहे, ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपको हड्डियां जो होती हैं वीक हो सकती हैं और आपको ये डिसऑर्डर लग सकती है जिसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो डिमिनरलाइजेशन वो कंडीशन होती है जिसमें कैल्शियम जो होती है वो बोन्स के बजाय ब्लड में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो या तो ये वजह हो सकती है, या तो ये वजह हो सकती है कि जो बंदा होता है वो कैल्शियम जो है वो डाइट में कम ले रहा होता है। अच्छा, सिम्टम्स की बात करें तो आपके बैक रीजन में, आपके जो पिछला रीजन है, ठीक है, उधर बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा, और अगर आप गिर भी जाएंगे ना तो आपकी हड्डियां जो होगी वो आसानी से टूट जाएंगी, ठीक है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो डॉक्टर जो होता है, ये बीमारी लगती ही कैल्शियम की कमी की वजह से है, तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आप डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को इस्तेमाल करें। अच्छा, तो दो तरह की डिसऑर्डर्स और भी होती है, जैसे कि एक हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है एंड दूसरी जो होती है वो गोटी आर्थराइटिस होती है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होती है ये उस डिसऑर्डर को कहते हैं जिसमें बंदे का कार्टिलेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी कॉज होती है या तो एजिंग होती है, मतलब बंदा जब बूढ़ा होता है या ओल्ड एज में एंटर हो जाता है तो तब ये बीमारी लगती है। ओबिसिटी भी इसकी कॉज हो सकती है, या आपको किसी किस्म की चोट लग जाती है, इंजरी लग जाती है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स या आपकी कार्टिलेज पे इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो जॉइंट में पेन होने लगता है एंड जो पर्सन होता है वो मूवमेंट नहीं कर पाता, नॉर्मली जैसे वो मूवमेंट करता था वैसे मूवमेंट नहीं कर पाता। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसको मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जाता है या फिजियोथेरेपी के जरिए ट्रीट किया जाता है। अब नेक्स्ट बीमारी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पूछी जाती है, इसको कहते हैं गोटी एथराइटिस। अब गोटी एथराइटिस वो बीमारी होती है जिसमें जो पेशेंट होता है या कोई जो पर्सन होता है उसके जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब जब हमारे पास यूरिक एसिड का लेवल जो होता है वो उसकी जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, तो उस डिसऑर्डर को हम लोग कहते हैं गॉटी एथराइटिस। अच्छा, ये कब होता है? ये तब होता है जब बंदे के ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का लेवल हाई हो जाए, और इतना हाई हो जाए कि यूरिक एसिड इवन मेरे पास कहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, जॉइंट्स के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो तब ये बीमारी लगती है। अच्छा, इसके सिम्टम की बात करें तो जॉइंट जो होते हैं वो रेड हो जाते हैं और स्वेल्ड हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट भी फिजियोथेरेपी है, ठीक है। एंड कुछ नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स होती हैं जो कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि गोटी आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स थे जो कि बोन्स के रिलेटेड थे। तो आई होप सो आपको समझ आया हो, ठीक है। मैंने आज सारे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच किया, जैसे कि हमने एक्सेल स्केलेटन को डिटेल के साथ डिस्कस किया, उसके टाइप्स को डिटेल के साथ डिस्कस किया, अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को भी डिस्कस किया, और हमने फिर उसके बाद जॉइंट्स को भी डिस्कस किया, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया, लिगामेंट्स को भी डिस्कस किया, टेंडन्स को भी डिस्कस किया, बोन्स और कार्टिलेज के दरमियान क्या फ़र्क होता है इसको भी डिस्कस किया। फिर उसके अलावा हमने जॉइंट्स की 3 टाइप्स को भी डिस्कस किया, मसल्स की 3 टाइप्स को भी डिस्कस किया, उसके अलावा हमने डिसऑर्डर ऑफ बोन्स को भी डिस्कस किया। तो ये कुछ टॉपिक थे जो कि आज मैंने ब्रीफली डिस्कस किए हैं, और यही जो होते हैं वो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि, और मैंने आज इस चैप्टर में उन टॉपिक को डिस्कस किया जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो आपको समझ आई हो, ठीक है। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।